हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोंटू है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं उत्तराखंड ट्रैवल कर रहा था। मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैं पूरा इंडिया कैंपिंग करते हुए या तो फिर हिचाइकिंग करते हुए, मतलब कि लोगों से लिफ्ट मांगते हुए घूमा करता था। मुझे सब करना पसंद है। वो जून का महीना था। मैं वैसे अकेला ही ट्रैवल करता हूँ, तो इस बार भी मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा था। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, हम लोग जितने भी ट्रैवलर्स हैं ना, वो सारे लोग दिन में ही ट्रैवल करते हैं और रात में कहीं ना कहीं कैंपिंग करने के लिए अपना टेंट बांध देते हैं। सारी रात आराम करके फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो मेरा भी ऐसा था। मैं जितने भी गांव घूमता था, वो सारे गांव मैं दिन के टाइम पे ही घूमता था और शाम होते ही अपना टेंट बांध के उसमें ही सो जाता था। तो होता यूँ था कि जो भी लोग रहते थे, कई बार वो लोग हमें खाना देते थे या तो फिर हम खुद से खाना बना के खाते थे। बस ऐसे ही चलते जा रहा था। पिछले एक साल से मैंने इंडिया की सारी प्लेसेस घूम ली थी। अब मेरा लास्ट स्टेट उत्तराखंड था। मैंने उत्तराखंड की बड़ी बड़ी सिटीज घूम ली थी और लगभग सारे गांव घूम लिए थे। पिछले 1.5 महीने से मैं उत्तराखंड में ही था। मेरा पहले से ही सपना था कि मैं उत्तराखंड में जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पे गुजारूं। वहाँ के पहाड़, वहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हुआ यूँ कि मैं गाँव में रुका था। मैं किसी कारण उस गांव का नाम नहीं ले सकता। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि उस रात के लिए मैं टेंट वहीं बांध दूँ। पर मेरे दिमाग में अचानक से प्लान बदलने का आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरे गांव जाऊँ और वहाँ पे रेस्ट करूँ, क्योंकि इस गांव में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वहाँ के गांव वालों ने कहा कि साहब कि आप रात के समय इस गांव से बाहर मत जाइए। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। वो लोगों ने कहा कि ये एरिया वैसे भी थोड़ा जंगली एरिया है, आपको रास्ते में जानवर मिल सकते हैं या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ों से सामना होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने उनकी बात सीरियस नहीं ली। सच बोलूँ तो मुझे बहुत हंसी आई। एक तो मैं ट्रैवलर था और मैंने इतने साल मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उनकी बात कैसे मान लो। इसलिए सोचा कि चाहे जो भी हो जाए, अब मैं इस गांव से निकल के ही रहूँगा। गांव के एक भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे रोड तक छोड़ने आएंगे। फिर मैंने भी कहा कि ठीक है। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो भाई ने मुझे रोड तक छोड़ दिया। उन्होंने मुझे फिर से कहा कि भाई देखिए, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ वापस चलिए। पर मैंने कहा कि मैंने आपको वही कह दिया था ना कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब दूसरे गांव जाके ही रहूँगा। वैसे भी कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। इतने सालों में मैंने बहुत सारे लोगों से लिफ्ट ली है, ट्रक ड्राइवर से, कार वालों से, बाइक वालों से, रिक्शे वालों से। तो इसलिए मुझे डर का कोई माहौल फील नहीं हो रहा था। रात के 11:30 बजे थे। मैं किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, रात के समय ट्रैवल मत करना। रात के समय बहुत खतरा होता है, चोर चकारी का, या तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सूझा था, मैंने रात को ट्रैवल करने का सोचा। मुझे गाड़ी कोई भी नहीं दिख रही थी। अगर दिख भी रही थी तो कोई भी रोक नहीं रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर हाईवे पड़ता है, तो क्यों ना हाईवे पे चले जाओ ताकि कोई ना कोई गाड़ी मिल जाए। जैसे कि गांव वालों ने कहा था कि वो एरिया जंगली है, वो एरिया भी ऐसा ही था। अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने 1.5 किलोमीटर पार कर दिया था, पर फिर भी आती जाती गाड़ियाँ मुझे दिख नहीं रही थी। और पता नहीं, माहौल जैसे एकदम से शांत हो गया था। मैं 2 पल के लिए सोचने लगा कि शायद मेरे पीछे कोई आ जाएगा और मुझे काट खाएगा। बस भगवान का नाम लेते लेते मैं चलते जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं वहाँ उस हाईवे पे पहुँच गया। पर मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जितनी भी गाड़ियाँ मुझे मिल रही थी वो या तो फुल थी या तो मुझे कोई बिठा नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी अब 1 बज चुका है और थोड़ा आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। मैं और 3-4 किलोमीटर आगे गया। मैंने देखा कि हाईवे से उतर के एक रास्ता जाता है। मैंने अपना गूगल मैप खोला और देखा कि
वहाँ पे भी एक गांव पड़ता है। मेरी लिस्ट में इस गांव में जाने का नहीं लिखा था। फिर मैं वही इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे एक औरत वहाँ से जाते हुए दिखाई दी, यानी कि वो गांव वाले रोड से अब हाईवे की तरफ आ रही थी। उसने कुछ लकड़ियाँ अपने सर के ऊपर बांध के रखी हुई थी। मुझे लगा कि ये कोई गांव की औरत होगी। फिर वो मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि बेटा कहाँ जाओगे, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। वो दिखने में भी बूढ़ी लग रही थी। फिर मैंने उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पास में ही मेरा छोटा घर है, तुम चाहो तो आज की रात रह सकते हो। वैसे भी यहाँ तुम्हें कोई गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। रात के समय यहाँ ऐसे ही होता है। ना चाहते हुए भी मैं उनके घर की तरफ जाने को तैयार हो गया। हम लोग अब बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने उनसे कारण पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका खेत उस गांव की तरफ पड़ता है और रात को लेट हो गया था और उनके पति को वो खाना दे के ऐसे ही बातें करते बैठ गई। उनके पति ने कहा कि अब रात हो चुकी है तो मुझे घर जाना होगा। वैसे अभी घर नज़दीक था तो कोई डर का माहौल ही नहीं था। पता नहीं मैंने उनकी बात इतनी जल्दी कैसे मान ली। बस मैं उस बूढ़ी के पीछे चलते जा रहा था। आप नहीं मानोगे, अब तक मैं उसी रास्ते से अब देर पहले गुजरा था। मुझे घर के जैसा कुछ भी नहीं दिखा, पर जब मैं उस बूढ़ी के साथ जा रहा था तो वहाँ पे एक छोटा सा घर था। मुझे लगा कि यह पक्का मेरी गलती होगी, मैंने ही नहीं देखा होगा। फिर मैं उसके घर के अंदर गया। उसने मुझे खटिया दिया और कहा कि तुम यहीं सो जाओ। मैंने भी फिर उनकी बात मान ली। खाना तो वैसे भी मैंने खाया था, इसलिए मैं ज़्यादा सोचे बिना उस खटिए पे थोड़ा सोने की कोशिश करने लगा। पहले 1-2 घंटे तो मुझे अच्छे से नींद आ गई। तकरीबन अब 4:30 बजे थे। मेरी नींद अचानक से एक आवाज़ से खुली। मैंने जब आंखें खोल के देखा तो मेरे सामने कोई भयानक सी औरत खड़ी हुई थी और वह मेरी ही तरफ देख के हंस रही थी। मैं अचानक से चिल्लाते हुए उठा। जैसे ही मैं उठा मैं शॉक्ड हो गया। मैं जंगल के अंदर था और मेरे सामने जो औरत खड़ी थी वो एक चुड़ैल थी। जी हाँ, मैंने उसके पैर देख लिए थे। उसके पैर उल्टे थे। अब मैं समझ गया था कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है, पर क्या करता। मैंने फिर भागने की कोशिश की, पर उस औरत ने मेरे पैर को पकड़ लिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मैं भगवान का नाम लेते लेते चिल्लाता हुआ लोगों से मदद मांग रहा था, पर उस एरिया में शायद कोई भी नहीं आता था, इसलिए मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला। मैंने शिवजी का नाम लिया और अपना बैग लेके तेज से भागा। वो औरत मेरे ही पीछे भाग रही थी, या तो यूँ कहो कि वो मेरे ही पीछे उड़ते हुए आ रही थी। मैं इन सारी चीज़ों को देख के समझ नहीं पाया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए नया था। जैसे कि आपको तो पता ही है, मैं उन भूत वगैरह में नहीं मानता था। बस हाँ, मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में सुना था। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। पर शिवजी का नाम लेते लेते मैं आखिरकार रोड तक पहुँच गया। जैसे ही मैं रोड तक पहुँचा, वो औरत मुझे देख के हंसने लगी। वो बोली कि अभी तो तू बच गया है, अगली बार नहीं बच पाएगा। और सामने से आते हुई कार के सामने जाके मैं रुक गया। वो कार वालों ने अच्छा हुआ कि टाइम पे ब्रेक मार ली। वो कार से एक आदमी बाहर निकला और मेरे पे चिल्लाने लगा, पर मैंने फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और उस आदमी ने मेरी बात भी मान ली। उसने कहा कि पाजी बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ आगे तक छोड़ देता हूँ। वो एक पंजाबी था। उसने फिर कुछ मंत्र पढ़े और सारे रास्ते बस मंत्र पढ़ते ही रहा। सामने एक ढाबा आया, उसने मुझे वहाँ उतार दिया और मुझसे कहा कि आप जिस औरत की बात कर रहे थे वो औरत अपने पीछे पड़ गई थी। वो उड़ते हुए मेरे ड्राइवर सीट के पास आई, हंस रही थी। मैं उसकी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहा था, इतने शोर में भी वो मुझे अच्छे से सुनाई दे रही थी। मैं उनकी बात सुन के और डर गया। अब सुबह के 6 बज चुके थे। अब थोड़ी रोशनी भी आ गई थी। मैं तुरंत ही अपने घर दिल्ली चले गया। मैं इतना डर चुका था कि मैं अब साये से भी डरता था।
मैं मेरी मम्मी की आवाज़ से भी डरता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर कब निकलूँगा। मुझे हर रात उस औरत के सपने आते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उस औरत ने मुझे काट लिया है, और जब मैं उठ के देखता हूँ तो वो सारे निशान मेरे बॉडी पर होते हैं। मम्मी पापा ने बहुत सारे लोगों को दिखाया, बहुत सारे बाबाओं को, बहुत सारे डॉक्टर्स को, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी किस्मत पता नहीं इतनी ख़राब कैसे हो गई। उस रात ने मेरी ज़िंदगी को एकदम से बदल दिया। मेरा नाम विनोद है और मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं अपने घर वालों से झगड़ के घर के बाहर निकल गया था। तो हुआ ऐसा कि उस दिन मैं शराब पी के अपने घर आया था। मेरे मम्मी पापा को मेरा शराब पीना अच्छा नहीं लगता। मेरी उम्र वैसे 42 साल की है। मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे और मेरे मम्मी पापा मुझसे तंग हो गए थे। उस रात भी मैं तकरीबन 12 बजे पी के घर आया। मुझे होश अच्छे से था, पर फिर भी पता नहीं मैं क्या बड़बड़ा रहा था। मैं मेरी बीवी पे चिल्लाया। मैंने उसे 2 थप्पड़े मारी और उसे नीचे गिरा दिया। मेरे पापा ने वो सब कुछ देखा और मुझे 2-3 थप्पड़ मार के नीचे गिरा दिया और कहा कि तू घर से बाहर निकल जा। अब मैं भी पिया हुआ था, इसलिए ज्यादा कुछ सोचे बिना घर के बाहर निकल गया। मेरी हमेशा की आदत थी, जब भी ऐसा कुछ होता या तो फिर मैं ज्यादा पी लेता, रोड के आसपास ही घुमा करता था। मेरी बहुत खराब आदत थी और ऐसा था कि हमारे खेत उसी तरफ पड़ते हैं। एक तो हाईवे का रोड होता है और जब थोड़ा नीचे उतरो और 2-3 किलोमीटर आगे जाओ तो हमारे खेत पड़ते हैं। मैंने सोचा कि आज रात खेत में सो लेता हूँ और सुबह उठ के अपने घर चले जाऊंगा। आखिर मेरे ही घर वाले हैं, उनको मनाऊंगा तो वो मान जाएंगे। बस यही फीलिंग के साथ मैं खेतों की तरफ जा रहा था। हाईवे का रोड आया और फिर नीचे उतर के मुझे थोड़ा आगे जाना था, पर मैंने देखा कि वहाँ एक स्टॉप पे एक औरत बैठी हुई है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। सच बोलूं तो थोड़ी देर के लिए मेरी नीयत खराब हो गई। मैं अब कुछ भी करके उस औरत को पाना चाहता था। मैंने सोचा कि उससे मैं मजे कर लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी सोच एकदम गलत थी, पर पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्या हो गया था। मैं उस औरत के पास गया। वो औरत घूंघट ओढ़ के बैठी हुई थी। उसने कहा कि वो एक शादी से भागी है और उसे शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके माँ बाप के खिलाफ होके वो मंडप से भाग गई और दूसरी जगह जा रही है। उसने कहा कि उसके पास कोई भी जगह नहीं है। मैं भी इतना मूर्ख था कि लालच में आके मैंने उससे कहा कि थोड़ा आगे चल के 2-3 किलोमीटर हमारे खेत पड़ते हैं, हम वहाँ जाके रह सकते हैं। आप चाहो तो आप सुबह में मेरे घर आ सकती है या तो फिर आपको जहाँ जाना हो जा सकती है। मैं आपकी मदद करूँगा। उस औरत ने भी मुझे ज़्यादा कुछ पूछे बिना ही हामी भर दी। अब हम लोग हाईवे से उतर के नीचे जा रहे थे। रास्ते में उसके पायल की आवाज़ मुझे आ रही थी और एकदम से वो साइलेंट हो गई। बस वो मेरे आगे ही बढ़ते जा रही थी, जैसे कि उसको सारा रास्ता याद हो और वो पहले भी इस रास्ते से गुजर चुकी हो। अब मोड़ ऐसा आता है कि हमारे खेत पड़ते हैं और वहाँ पेड़ भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता है कि फसलें कैसी उगती है, और हमारी ज़मीन और किसी और की ज़मीन के बीच में एक छोटा सा फाटक जैसा रास्ता पड़ता है जहाँ से हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। उस टाइम पे बाजरे की फसल लगी हुई थी और बाजरे की फसल थोड़ी ऊंची होती है, तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने इमरजेंसी के लिए छोटी कुटिया के जैसा बनाया रखा था। अब मेरी वो कुटिया थोड़ी ही दूर थी कि वो औरत अचानक से वहीं रुक गई। वो अब मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई। वो मेरे आगे थोड़ा जा चुकी थी। मैंने सोचा कि उसके कंधे पे हाथ रख के देखता हूँ। मैंने जब उसके कंधे पे हाथ रख के देखा तो मुझे उसका कंधा फील ही नहीं हुआ, जैसे कि वहाँ पे कोई भी मांस ना हो और ना कोई हड्डी हो। अचानक से उस औरत ने अपना घूंघट निकाला। मैं उसका चेहरा देख के बहुत डर गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसने अपना सर नीचे झुकाया। मेरी नज़र अब उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ गया था कि आखिर चक्कर क्या है। सच बोलूँ तो हम गांव वाले इन सारी चीज़ों को बहुत मानते हैं। मैं अब समझ चुका था कि मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। बस कुछ सेकंड्स में मुझे मेरी ज़िंदगी दिख रही थी। मुझे मेरे बच्चे दिख रहे थे, मेरी पत्नी दिख रही थी जिसको मैंने
अभी अभी मारा है और उससे अकेला छोड़ दिया है। मेरे मम्मी पापा मुझे याद आ रहे थे, पर मन में यही था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चुड़ैल से बच के अपने घर जाऊंगा। मुझे ये याद थे कि मेरी कुटिया में भगवान का फोटो है। मैं वैसे तो पिया हुआ था, पर मैं कंट्रोल में था। मैं जल्द से जल्द भागा और अपने कुटिया के पास जाने लगा। मुझे पीछे से उस औरत के मेरे पीछे भागने की आवाज़ आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से कभी हंसती तो वो ज़ोर ज़ोर से कभी चिल्लाती। उसके चिल्लाने की आवाज़ और उसके हंसने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो आवाज़ें आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। मैं जैसे तैसे करके अपने कुटिया में गया और भगवान के फ़ोटो को अपने सीने से लगा दिया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। और मैंने भगवान से कहा कि जो भी पाप मैंने अब तक किए हैं मैं उसका प्रायश्चित करूँगा। मैं पीना बंद कर दूँगा, बट प्लीज़ मुझे आज रात के लिए बचा लीजिए। बाहर से कभी नॉर्मल औरत की आवाज़ निकालती या तो फिर चिल्लाते हुए मुझे कहती कि तू बाहर निकल, मैं तुझे देख लेती हूँ। औरतों का शौक है ना तुझे। मैंने जब मोबाइल में टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। मैं बहुत डर चुका था। बस पता नहीं मुझे नींद कब आ गई, मुझे इसका कोई ख्याल नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं जल्द से जल्द अपने घर गया और मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। पर उनको लगा कि पिया हुआ था, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ। शायद उन्होंने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। पर उस दिन से मैं सुधर चुका था। मैंने पीना बंद कर दिया, आधी रात तक घूमना बंद कर दिया। उस घटना को घटे आज 2 साल हो चुके हैं। मेरे छोटे पंचर की दुकान है। मैं उस पंचर की दुकान की कमाई से अपने परिवार का पोषण करता हूँ और मेरी बीवी ने 2 भैंसें भी लाके रखी है। अब हमारी जिंदगी एकदम अच्छी है। उस रात जो भी हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ। अगर मेरी जान जाती तो भी मुझे कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने मेरे घर वालों को बहुत सताया था। पर भगवान का शुक्र है कि उस दिन सब कुछ ठीक हो गया। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली की वैल्यू कीजिए, वरना एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। सोचिए कि आप और आपके दोस्त मिलके कहीं बाहर ट्रिप के लिए गए हैं, पर वो ट्रिप आपके लिए सबसे डरावनी साबित हो तो आप क्या करोगे? या ट्रिप के दौरान आपकी मुलाकात किसी चुड़ैल से हो जाए, तो आज की कहानियाँ भी ऐसी ही होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं असम के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ जनवरी 2019 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं उस टाइम बीएससी के फर्स्ट ईयर में थी और मैं हॉस्टल में रहती थी। मेरा घर हॉस्टल से तकरीबन 150 किलोमीटर का था। अचानक एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि वो दूसरे शहर में है, तो उनके लिए उसी रात आना मुमकिन नहीं होगा। वो अब दूसरे दिन रात को ही मुझे लेने आएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में मैंने टेस्ट करवाए, पर सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम का अंदाज़ा नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। पता नहीं क्यों मेरी धड़कनें अचानक से बढ़ जाती थी और मुझे जोर का बुखार भी आ चुका था। दूसरे दिन शाम को मेरे पापा और मेरा भाई मुझे लेने आए। मैं उन्हें देख के खुश हो चुकी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि शायद मुझे कुछ हो जाए ना, क्योंकि डॉक्टर्स को भी मेरी प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा था। फिर मेरे पापा ने कहा कि नेहा बेटा चलो, हम अब घर जाते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड्स को भाई बोल के घर जाने निकल गए। मेरे पापा और मेरा भाई आगे की सीट में बैठे थे और मैं पीछे थी। पीछे कोई भी नहीं था। हमारी गाड़ी बड़ी थी। पता नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास भी कोई बैठा है। सच बोलूँ तो एक पल के लिए मुझे लगा कि कोई औरत मेरे पास बैठी है। मैंने जब इसके बारे में मेरे पापा से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। फिर मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, क्योंकि किसी औरत का मेरे पास बैठना मुमकिन ही नहीं था। पापा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मेरा भाई ड्राइव कर रहा था और मेरे पापा मुझे ही देखे जा रहे थे। हर 5 मिनट में मेरे पापा पीछे मुड़ के मुझे देखते। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था।
पर तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर आगे जाके मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मुझे अचानक से घबराहट जैसी महसूस होने लगी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से हमारी कार खराब हो गई। वो सुनसान इलाका था। पापा ने मुझसे बोला कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि चक्कर क्या है। फिर पापा ने बोनट खोल दिया। भाई ने कहा कि इंजन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस हमें थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा, तब तक मैं किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ। मेरे भाई को किसी ने लिफ्ट दे दी और वो मैकेनिक बुलाने के लिए चला गया। मेरे पापा फिर मेरे पास आए। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहा कि बेटा तुम्हें तो ज़्यादा ही बुखार है। मैंने फिर मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई औरत बैठी है, प्लीज़ पापा मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ पापा मुझे बचा लीजिए। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी और मुझे डर भी लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरी बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहा है। मैं अचानक से मेरे पापा से लिपट गई। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, पर फिर भी मेरी हालत खराब ही होती जा रही थी। एक पल तो ऐसा आया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पापा ने कहा कि तुम 15 मिनट तक बेहोश थी और पता नहीं बेहोशी में क्या बड़बड़ा रही थी। मैंने फिर मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी आँख बंद हुई और जब खुली तो आपसे ये सुना कि मैं 15 मिनट बेहोश थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई मैकेनिक को लेके आ गया। मैकेनिक ने कार चेक की तो उसने कहा कि भाई साहब तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कार ठीक कर दूंगा। फिर वो मैकेनिक अपने कार में जुट गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी कार ठीक हो गई। फिर हम लोगों ने मैकेनिक को उसकी जगह छोड़ा और फिर वापस हमने हमारा सफ़र जारी रखा। तकरीबन और 20 किलोमीटर आगे गए होंगे कि एकदम से जंगली इलाका शुरू हो गया और अब तो हद ही हो चुकी थी। मुझे एक औरत सच में मेरे पास बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसका शरीर जल चुका था, उसका चेहरा जल चुका था, उसकी आंखें चमक रही थी। अब मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई कि शायद मेरे पापा के कान ही फट गए होंगे। फिर मेरे भाई ने गाड़ी साइड में रोक दी और मेरे पास आके मुझे उन्होंने कस के पकड़ लिया। मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा अभी अभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा, मुझे लगता है कि वो औरत मुझे मार डालेगी, प्लीज़ पापा आप मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा ने कहा कि तुम सपना देख रही हो बेटी, तुम सोई हुई थी। पर मैंने कहा कि पापा ये हो ही नहीं सकता, मैं जाग रही थी। पर पता नहीं मेरे पापा एक ही बात को रिपीट करते जा रहे थे। अचानक से मेरे पापा के तेवर बदल गए। वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो मेरे पापा ही ना हो और मेरा भाई भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था। उन्होंने फिर आगे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अचानक से मेरे भाई का बैलेंस छूटा और हमारी गाड़ी पलट गई। हम तीनों का एक्सीडेंट हो चुका था। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरा भाई और मेरे पापा दर्द से कर्रा रहे हैं। उनका एक पैर टूट चुका था और मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब थी। उसके छाती के नीचे का भाग पूरा कुचल गया था, पर पता नहीं अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। एक गाड़ी हमारे पास से गई पर उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। मैं चिल्लाते रही, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, पर उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था और थोड़ी देर में वो हुआ जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैंने वही औरत को मेरे पापा के पास आते हुए देखा। अब मेरे पापा भी मेरी बात पे भरोसा कर चुके थे कि मैंने जो उनसे कहा था वो सच था। वो औरत धीरे धीरे पापा के पास आई और
वो औरत मेरे पापा के छाती पे चढ़ गई और मेरे पापा का गला दबाने लगी। मेरा भाई और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, पर उस औरत पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं अचानक से मेरे पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वो सुन के वो औरत पीछे हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे भी अब हिम्मत मिल चुकी थी, तो मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ना ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया। वो औरत अब पीछे चले जा रही थी। अचानक से वो औरत हवा में ही कहीं गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक कार आई। वो लोगों ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। तकरीबन 6-7 महीने तक मेरे भाई को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। तब जाके मेरे भाई की हालत ठीक हो पाई। उसका पैर काम नहीं करता और मेरे पापा भी एक पैर से चलते हैं। उस रात ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी थी। हम लोगों ने फिर पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आत्मा मेरे पीछे पड़ी थी। उसने हॉस्टल से ही तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था और तुम्हारे पापा ने उस औरत को पहले ही देख लिया था, इसलिए वो एक्ट कर रहे थे कि जैसे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर उस आत्मा को थोड़ी भी भनक हुई तो वो सबकी जान भी ले सकती है। और जब उसे मौका मिला तो उसने तुम लोगों पे हमला कर दिया। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम लोग जिंदा हो, वरना शायद तुम लोग मर जाते। पंडित जी ने मुझे एक लाल धागा दिया और उन्होंने कहा कि ये धागा तुम पहने रहना और उसे कभी भी मत उतारना। तब जाके मेरी तबीयत और मेरा डर कम हुआ। तब से लेके अब तक मैंने धागा पहन के रखा है, पर पता नहीं 2 दिन पहले ही मेरा वो धागा टूट गया। तब से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी तबीयत अच्छे रहे और वो चुड़ैल से या फिर किसी भी भूतिया शक्ति से मेरा सामना ना हो। बस भगवान से यही दुआ है मेरी। दोस्तों, मेरा नाम साई कुमार है और मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गए थे। जहाँ शादी थी वहाँ का रास्ता मेरे घर से तकरीबन 200 किलोमीटर का था। हमारे पास और कोई साधन भी नहीं था, हमारे पास सिर्फ बाइक थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाइक लेके जाते हैं। शादी रात को थी और दूसरे दिन मुझे काम भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शादी अटेंड करके फिर वापस आ जाते हैं। मैं और मेरी वाइफ फंक्शन में जाने के लिए निकल गए। तकरीबन 3-4 घंटे लगने वाले थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना शाम में चले जाते हैं ताकि समय पे पहुँचे और वहाँ थोड़ी देर बैठे, जिससे कि सबको अच्छा लगेगा और फिर शादी भी टाइम पे हम लोग अटेंड कर पाएंगे। हम लोग तकरीबन 6 बजे ही घर से निकल गए थे। मेरी गाड़ी की हेडलाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैकेनिक के पास जाते हैं और ये बदला के आते हैं। मैकेनिक के पास रुकते रुकते तकरीबन 1 घंटा हो गया। हमको बहुत लेट हो चुका था, पर फिर भी टेंशन वाली बात नहीं थी। रास्ता 3-4 घंटे का था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शादी शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। रास्ता एकदम सुनसान था, गाड़ियां भी ज्यादा दिख नहीं रही थी। और बात यह थी कि वहां जाने के 2 रास्ते थे। एक हाईवे का रास्ता जो कि 30 किलोमीटर हमें ज्यादा पड़ता और दूसरा छोटे रोड का रास्ता था। वो रास्ता खड्डों से भरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हाईवे से चले जाए। फिर हम लोगों ने हाईवे पकड़ी। हाईवे पर भी ज्यादा गाड़ियां दिख नहीं रही थी। पता नहीं उस दिन सीन क्या था कि सिर्फ हमारी ही गाड़ी चल रही थी। तो 2 घंटे ड्राइव करते करते हम लोग एक जंगल जैसे एरिया में आ चुके थे। मेरी वाइफ ने कहा कि उसको वॉशरूम जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने गाड़ी साइड में रोक ली। मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और मेरी वाइफ थोड़ा झाड़ियों के अंदर गई थी। मैं जब वहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने आसपास नजरें घुमाई। मेरी नज़र सामने पड़ी। मेरी नज़र सामने वाली झाड़ियों पर पड़ी। वहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ था। पता नहीं वो आदमी कौन था और उसकी हड्डी भी कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैंने सोचा कि शायद यही कहीं का रहने वाला होगा। तो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मुझे
मेरी आवाज़ से बुला रहा था। मैं सच कहता हूँ, जब मैंने उसके मुंह से मेरा नाम सुना तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरा नाम जानना बिल्कुल नामुमकिन था, और वो भी इस अनजाने जगह पर। धीरे धीरे जैसे मेरे पास आ रहा था, उसकी शेप बदलते जा रही थी। मेरी वाइफ मेरे पास आई तो उसने भी उस चीज को देखा। उसने मुझे तुरंत कहा कि चलिए यहाँ से चले जाते हैं। मैंने फिर मेरी गाड़ी तुरंत स्टार्ट की और हम लोग निकलने लगे। वो चीज मुझे ही घूर रही थी। जब मेरी वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा कि वो चीज धीरे धीरे चलते आ रही है, पर अचानक से वो चीज गायब हो गई। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ड्राइव करते करते हमें अब कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, पर थोड़ी ही आगे जाने पर हमें फिर से वो आदमी दिखा, पर इस बार वो आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ था। मैंने मन बना लिया था कि अगर मैं रोकूंगा तो मेरी मौत पक्की है, और मेरी वजह से मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम होगी। मैंने आओ देखा ना ताऊ, मैंने उस आदमी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, पर वो आदमी गायब हो चुका था। और हाँ, और ठंड का मौसम था तो हमें ठंड भी लग रही थी, और जैसे ही हम उस आदमी के आर पार गुजरे, थोड़ी देर तक हमें गर्माहट जैसा कुछ महसूस हुआ। जब मैंने आगे जाके गाड़ी रोक के पीछे देखा तो वो धुएं में गायब हो चुका था। 5 या 6 सेकंड के बाद फिर से उस धुएं ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। वो फिर से उसके रूप में आ गया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, पर शायद हमारी किस्मत में और बुरा लिखा था। जब मैं थोड़े आगे गया तो मुझे एक औरत दिखाई दी। उस औरत को देख के मैं डर गया और मेरा बैलेंस खराब हो गया। हमारा एक्सीडेंट हो चुका था। जब दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो मेरी वाइफ लापता थी, और मुझे किसी कपल ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। पूछने पर पता चला कि मेरी वाइफ का कोई अता पता नहीं, और तकरीबन 2 महीने तक ढूंढने के बाद मेरी वाइफ का पता चला, पर कोई फायदा नहीं। मेरी वाइफ मर चुकी थी। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी। वो दिन के बारे में आज भी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो रास्ता क्यों चुना। शायद ना चुनता तो मेरे वाइफ की जान बच जाती। मेरा नाम वानी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ जनवरी 2019 में घटी थी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड राहुल मिलके हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। मैं उस टाइम पे हॉस्टल में रहती थी। वो मुझे लेने आया था। उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था, तो उसने कहा कि बहुत दिन हो चुके हैं, क्यों ना हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो उसने कहा कि थोड़ा आगे सुनसान इलाका है, हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे और फिर 2-3 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। हम लोग फिर उसके गाड़ी में चले गए। बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकली थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने ऐसे ही बातें करना शुरू कर दिया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लॉन्ग ड्राइव का और मजा आ रहा था। अब तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि राहुल, हमें अब वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो राहुल ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सिर्फ 10 मिनट यहाँ रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। राहुल की बात मैंने मान ली। ऐसे ही हम बातें कर रहे थे कि एकदम से कोई आदमी हमारे पास आया। पता नहीं राहुल ने क्या देखा, उसने कहा कि चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी में। मैंने कहा कि क्या हुआ राहुल, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो राहुल ने कहा कि कुछ नहीं, तुम पहले बैठो। फिर हम यहाँ बैठ गई। पता नहीं उसके सर पे जैसे भूत चढ़ गया था। वो गाड़ी को 100 की स्पीड से भगा रहा था। मैं कुछ ना समझ पाई, पर अचानक से वही आदमी हमारे गाड़ी के सामने फिर से आ गया। वो हमारी गाड़ी के आर पार हो चुका था। तब मुझे समझ आया कि ये चक्कर क्या है। 5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर से वो आदमी ऐसे ही हमारे सामने आया और फिर से हमारे आर पार निकल गया। पर इस बार ऐसा नहीं था। मुझे अचानक से गाड़ी के पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ गाड़ी पे किसी ने मारा हो ऐसी थी। अब हुआ यूँ कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो आदमी जहाँ ड्राइविंग सीट होती है वहाँ हमें दिखाई दिया। वो हमारे साथ ही भाग रहा था और ज़ोर ज़ोर से आँच पे मार रहा था। मुझे वो देख के तो डर लग गया। वो आदमी हमारे पीछे ही पड़ गया था।
वो उड़ रहा था। हम लोगों ने गाड़ी की स्पीड अब 120 कर दी, फिर भी वो आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं कुछ बक रहा था। सच बोलूं तो मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैं तो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गई थी। जब मेरा होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और राहुल ने मुझे कहा कि जब तुम बेहोश हो गई थी तो वो आदमी ने तकरीबन वो कांच तोड़ ही दिया था और राहुल का जैसे गला पकड़ लिया था। पर पता नहीं एकदम से वो जंगल का रास्ता खत्म होते ही वो आदमी गायब हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। वो देखकर राहुल बहुत डर गया था। उसका एक्सीडेंट होते होते बचा और फिर मुझे बेहोश देखकर और डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुझे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाया, तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। ये कहानी भले आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। जो मेरे चंदा रात आ गई, सो जा वरना हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल की है। यह घटना मेरे साथ पिछले साल मई महीने में घटी थी। लॉकडाउन के कारण बहुत दिनों से मैं घर पे ही था। घर पे बैठते बैठते मुझे बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात खाना खाने के बाद अपनी गाड़ी लेके थोड़ा दूर हाईवे तक घूम आऊं। वैसे उस टाइम ज़्यादा पुलिस वाले नहीं थे, तो डर की कोई बात ही नहीं थी। रात के 10 बजे खाना खाने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेके घूमने के लिए निकल गया। रास्ता एकदम सुनसान था, कोई भी नहीं दिख रहा था और जैसे कि कोई ना हो, एकदम से सन्नाटा था। मैं अपनी गाड़ी लेके 3 या 4 किलोमीटर आगे गया हूँगा कि मुझे एक औरत दिखाई दी। दिखने में वो गांव की औरत लग रही थी। उसने गांव के कपड़े पहने थे। वो हाथ में थोड़ा सामान लिए चलते जा रही थी। मैंने सोचा शायद इसको मेरे मदद की ज़रूरत होगी, तो मैंने उसके पास जाके गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी के बाहर निकलकर मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी आप कहाँ जा रही हो? आपको मेरी मदद चाहिए क्या? तो उस औरत ने कहा कि वो थोड़ी आगे अपने छोटे बेटे के लिए खाना लेके जा रही थी। वो दूसरे गांव के रहने वाली थी। उस औरत ने कहा कि वो गांव में उसको सब्जियां नहीं मिली, इसलिए वो इस गांव में आई थी और उसके बच्चे भी बहुत दिन से भूखे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत की मदद कर दे। मैंने उस औरत से कहा, बहन जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो उस औरत ने कहा कि चलो ठीक है, बस थोड़ी आगे मुझे छोड़ देना। तकरीबन 5 या 10 किलोमीटर हम लोग आगे गए होंगे कि उस औरत ने एकदम से रोकने को कह दिया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे गांव जैसा कुछ दिख रहा था, पर यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गांव अभी भी 5 किलोमीटर दूर है और मुझे पता है मेरे गांव से दूसरे गांव का रास्ता कम से कम 20 किलोमीटर का है, तो यहाँ गांव होना मुमकिन ही नहीं। पर मुझे लगा कि मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा। फिर मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी से उतारा और मैं भी उतर गया। फिर मैंने उस औरत से कहा कि आप कहाँ रहते हो? तो उस औरत ने अपने हाथ से सामने के घर का इशारा किया। उसने कहा कि आप भी चलिए, थोड़ी देर बैठ के आप चले जाइएगा। मैंने कहा नहीं बहन जी, मुझे लेट हो रहा है। तो वो फिर जिद करने लगी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बैठ जाते हैं, वैसे भी टाइम पास नहीं हुआ बहुत दिन से और नए लोगों को देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं जाके उस औरत के घर में बैठ गया। उस औरत के घर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। वो औरत अंदर गई और मेरे लिए पानी ले आई। मैंने फिर पानी पिया। उस औरत से मैंने पूछा, आपके घर में दूसरा कोई नहीं रहता क्या बहन जी? तो उस औरत ने कहा कि उसके पति बाहर गए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि चाय पियेंगे क्या आप? तो उसने कहा कि आप चाय पीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। पर उतने में ही उसका छोटा बेटा रोने लगा। फिर वो औरत अंदर चले गई। उसका बेटा मेरे पास बैठा हुआ था। उसके बेटे से
अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई मांस की बदबू हो। मुझे लगा कि शायद बाहर रास्ते में कोई जानवर मर गया होगा, पर तकरीबन आधा घंटा हो गया था, वो औरत बाहर नहीं आई थी। मैंने सोचा कि चलो एक बार अंदर जाके देखते हैं। जब मैं अंदर गया तो मैं वो देख के शॉक्ड हो गया, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। अंदर से बाहर जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसका बेटा भी गायब था। मुझे लगा कि पक्का यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो मैं बाहर आके फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ ना तो कोई गांव था, ना तो वो घर। वो एक बंजर ज़मीन थी। सच बोलूँ तो वो देख के तो मुझे और डर लग गया। मैं अपनी गाड़ी लेके हाईवे पे आ गया, पर आप नहीं मानोगे, वो औरत मेरे पीछे ही जैसे पड़ गई थी। मेरी ड्राइविंग सीट के पास वो हवा में तैर रही थी। वो देख के तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने सोचा आज मैं मर जाऊंगा। मैंने तुरंत ही शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक उस औरत ने मेरा पीछा किया और अचानक ही मेरी गाड़ी पलट गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर भगवान की किस्मत से मैं बच गया था। मैं अपनी गाड़ी के बाहर निकला, फिर मैंने देखा कि वो औरत दूर खड़ी है और चिल्ला रही है, और उसने मुझसे बोला, इस बार तेरी किस्मत अच्छी है, अगली बार मिला तो मारा जाएगा। वो बात सुन के मैं बहुत डर गया। मैं अब रोने लगा था। मैं अब मेरी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। वो औरत वहीं रुक के हंस रही थी। मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा और अपने माँ बाप से ये सारी बातें शेयर की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, आजा मंदिर में बैठ जा। फिर उन्होंने बाबा को बुलाया। बाबा ने 2-3 घंटे तक मंत्र पढ़े और मेरा इलाज किया। तब जाके मेरी हालत ठीक हुई, पर उसके बाद भी 10 दिन तक मुझे बुखार रहा। उस बाबा ने कहा कि ये औरत की मौत 10 दिन पहले इस औरत की मौत भूख के कारण हो चुकी थी, और उस औरत के बच्चे की भी हालत ऐसी ही थी। उसका पति महाराष्ट्र रहता था काम करने के लिए। जब वो लौट रहा था तो उसकी मौत भी हो चुकी थी। वो औरत उसके पति के इंतज़ार में और भूख के कारण मर चुकी थी। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना तुम्हारी मौत पक्की थी। मेरा नाम राहुल है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल की है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। काम का प्रेशर बढ़ चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर घूम आऊँ। मेरा दोस्त रितेश भी यही कह रहा था। हम लोगों ने फिर केरला जाने का प्लान बनाया, क्योंकि मेरा दोस्त वही का था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वही घूम आए, क्योंकि उसको वहाँ की भाषा आती थी। फिर हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सोचा कि चलो वही घूम आते हैं, और वहाँ भी अच्छी अच्छी जगह होती है घूमने के लिए। मेरे पास मेरे खुद की कार थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद की कार ले जाए, जिससे कि हमारी जर्नी अच्छी रहेगी। मेरे और 2 दोस्त थे, उनका नाम सना और मीरा था। वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और रितेश को भी अच्छे से जानते थे। वैसे हम चारों बिजनेस पार्टनर्स थे, तो सोचा कि क्यों ना अच्छी सी ट्रिप मार के आए। मुझे वो डेट अभी भी अच्छे से याद है। हम लोग जनवरी 2016 में केरला के लिए निकल पड़े। वहाँ बहुत अच्छी प्लेसेस हम लोगों ने घूमी। हम लोगों ने तकरीबन 10 या 15 दिन घूमने में ही लगा दिए। यार सच बोलूँ तो मुझे घूमने के बाद थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा था। सना ने कहा कि यार अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, और मेरे घर वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं आने के लिए, क्योंकि मेरी छोटी दी की तबीयत ख़राब हो गई है। और मीरा ने भी कहा कि हाँ यार सही है, हमें अब जाना चाहिए। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात रुक के कल सुबह में जल्दी चले जाते हैं। हम लोग वैसे तो एक होटल में रुके थे। हम लोगों ने रात को खाना खाया और सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूम आए। तकरीबन रात के 12 बजे तक हम लोग बाहर थे। हमने फिर आइसक्रीम खाई
और फिर वापस आगे सो गए। दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे हम लोग जाने के लिए निकले। पता नहीं पर मीरा कुछ अलग से बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कुछ हुआ हो। उसका बिहेवियर एकदम अलग था। हम लोगों ने तकरीबन 6 घंटे की जर्नी की और एक होटल के पास आके रुके और वहाँ कुछ खाना खाया। फिर खाना खा के हम लोग निकल पड़े। रात के 11 बजे तक मैंने कंटिन्यूसली ड्राइव किया। ड्राइव करते करते मैं थक गया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कार थोड़ी साइड में रखूं और फिर थोड़ा रेस्ट ले लो। हम चारों में से सिर्फ मीरा को और मुझे ही ड्राइव करना आता था, पर मीरा का बिहेवियर देखते हुए मुझे लगा कि मैं ही ड्राइव कर लूँगा थोड़ा रेस्ट लेके। फिर अचानक से मीरा ने कहा कि नहीं, रेस्ट थोड़ा आगे जाके लेते हैं। मैंने बोला यार पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा आगे जाएंगे तो हाईवे आ जाएगा, फिर उसे आगे जाएंगे तो जंगल का एरिया आ जाएगा। मीरा ने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी हम 4 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू क्यों डरपोक जैसी बातें कर रहा है। मैंने जब ये उसकी बातें सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मैं डरपोक नहीं, मुझे बस चिंता थी, इसलिए मैंने कहा। उसने कहा कि टेंशन मत ले, चल थोड़ा आगे जाके रेस्ट ले लेते हैं 1-2 घंटे के लिए। फिर मैंने हाईवे को क्रॉस किया और दूसरा टर्न लेके एक जंगल जैसे एरिया में आ गया। हम लोगों ने बीच में खाना पैक करवाया था। रात के 12:30 बजे हम लोग एक जंगल जैसे एरिया में आ चुके थे। वो एरिया हाईवे से बहुत दूर था और वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, जैसे कि वो एरिया में किसी इंसान के आए हुए सालों हो चुके हो। हम लोगों ने फिर अच्छे से खाना खाया और थोड़ा बियर भी पिया। वैसे मैं बियर नहीं पीता, पर फिर भी उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ट्राई करने का मन हुआ। फिर मैंने थोड़ा बियर पी लिया। हम लोगों ने खाना खाया, फिर झूठे खाने को हम लोगों ने एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए सो गए। पता नहीं हम लोग बहुत थक चुके थे, तो हम चारों को जल्द से जल्द नींद आ गई। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। किसी ने मेरे साइड की खिड़की को खटखटाया था। मैं वो सुन के बहुत डर गया था, क्योंकि इस एरिया में कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। जैसे ही मैंने आँख खोली वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। फिर मैंने सबको उठाया तो सबने बोला कि उन्होंने ये आवाज़ नहीं सुनी। मुझे लगा कि चलो ये शायद मेरा भ्रम होगा। फिर हम लोग कार लेके थोड़ा आगे गए होंगे कि अचानक से कार पंचर हो गई। मैंने कहा यार क्या हो गया यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने सना और मीरा से कहा कि तुम दोनों वही कार में रहना, हम लोग कार के बाहर निकल के थोड़ा चेक करते हैं। फिर हम दोनों कार के बाहर आए और टायर बदलने लगे। टायर बदलने के बाद मैंने उन सबसे कहा कि मैं बस 5 मिनट में थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। मैं वह झाड़ियों में टॉयलेट करने के लिए चला गया, पर जब मैं टॉयलेट करके वापस लौटा तो वहाँ कार में कोई नहीं था। मैं एकदम से डर गया। फिर सोचा कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने चिल्ला के बोला कि यार बस मजाक बंद करो, ये टाइम मजाक करने का नहीं है, आ जाओ। पर मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं एकदम से ये लोग कहाँ गायब हो गए थे। मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो लोग बेहोश पड़े थे और उनके पास एक औरत थी। उसके बहुत लंबे बाल थे। पता नहीं वो औरत कौन थी। वैसे तो मुझे शक हो रहा था, पर फिर भी मैं खुद के मन से ये कह रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। जब वो औरत पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा देख के मैं बहुत डर गया, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख नहीं थी। वो देख के तो मैं बहुत डर गया। अब मैं मेरे दोस्तों को उसके पास नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसने सना के फेस पे नाखून मारा था, जिससे सना के मुंह से खून निकल रहा था। मैंने जब मीरा को देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी
उस औरत ने मीरा के बाल काट दिए थे। मैंने फिर हनुमान जी का नाम लिया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो औरत जैसे दूर हट रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा और मैं अचानक से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे 3 दोस्त की हालत बहुत सीरियस थी। पूछने पर पता चला कि सना आईसीयू में है और मेरे बाकी 2 दोस्तों की हालत भी नाजुक है। हम लोगों को तकरीबन 3-4 महीने लगे रिकवर हुए। फिर मैंने एक तांत्रिक बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मच्छी का सालन और चिकन तुम लोग होटल से लाए थे और वहाँ जब तुमने एक पेड़ के नीचे फेंक दिया तो उस पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल को ये सब पसंद नहीं आया। उसने फिर तुम लोगों से ऐसा बदला लिया। ये तो तुम खुशकिस्मत हो कि चुड़ैल ने तुम लोगों की जान बख्श दी, वरना उस एरिया में जो भी जाता है उसकी जान नहीं बचती। वो औरत सबको मार डालती है। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझे अपनी आप बीती या फिर किसी अपने की आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।